Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, uh, so you can see my screen, all of you. So today, we have already started discussing about the foundation of research. जो हमारे शोध कार्य में जो हमारे आधारभूत धारणाएं हैं, उसके बारे में हम लोगों ने कल बात करनी शुरू कर दी है। आप में से कई लोग कल उपस्थित थे और जो लोग थे उनके लिए भी वीडियो हमने ग्रुप में भी डाल दिया है, तो आप वहां देख सकते हैं। आज हम लोग उसी फाउंडेशन को ही एक नए नजरिए से देखेंगे, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जहाँ चीजें समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती रही हैं। एक स्टैग्नेंट फील्ड नहीं है, और क्यों ये स्टैग्नेंट फील्ड नहीं है इस बात को हम आज समझेंगे। और उसके लिए एक टर्म है जिसको कि हम लोग पैराडाइम के टर्म के नाम से जानते हैं। दिस इज अ फाइल आपसे हम शेयर करेंगे। ये हमारा इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये फाइल है। अभी हमने इसको इंग्लिश पर फोकस रखा है, लेकिन मैं डिस्कशन हिंदी में कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों को कुछ टर्म्स वगैरह में प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, वो है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? मूल रूप से अगर कहा जाए तो जैसा कि हम लोगों ने कल बातचीत की थी कि रिसर्च किस तरह से कहें, या संसार में सत्य या ट्रुथ या फैक्ट, रियलिटी, बहुत सारे टर्म हैं। हालांकि इन सब टर्म में के अर्थ में बहुत सारे अंतर भी हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रुथ एंड रियलिटी दोनों सेम है। वैल्यू लेडन टर्म्स हैं। आप किस दृष्टिकोण से किस दर्शन के तहत इन चीज़ों के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से इन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन हम लोग इसको मोटे तौर पर ले रहे हैं, हम लोग शोध के संदर्भ में ले रहे हैं। तो रिसर्चर का एक जो लक्ष्य होता है वो ऐसी निष्कर्ष प्राप्त करने का के प्रति होता है जो स्टेबल हो लोगों के लिए, अपरिवर्तनीय हो सिचुएशन में अधिकांश सिचुएशन में, सभी सिचुएशन में नहीं, अधिकांश सिचुएशन में। तो ये जो लक्ष्य प्राप्त करना है, ये उस रिसर्चर का जो भी दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के हिसाब से उसने जो निष्कर्ष प्राप्त किए हैं वो बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए ये उपयोगी है। ये जो फील्ड चयन किया है उसने, जिस प्रश्न को या समस्या का चयन उसने किया है, उस फील्ड में जो अभी तक की समझ आ पाई है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाई है, उस अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करता है, उसको आगे ले जाता है, कुछ प्रश्नों के जवाब देता है, और कई सारे नए प्रश्न करता है और नई दिशा दिखाता है जिधर आगे काम करने की आवश्यकता होती है। तो ये सब बातें हम लोगों ने कल की थी। तो अब उसमें हम लोगों ने कल ये भी बात की थी कि
जो दृष्टिकोण है वो ये तय करता है कि हम किस तरह से काम करें, और ये किसी भी एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण में भी ये हमेशा स्टेबल नहीं रहता कि पिछले 100 वर्षों में लगातार एक खास तरीके से ही काम हो। अब ये जो सेट ऑफ बिलीफ है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर दृष्टिकोण से, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इतिहास को देखूं शिक्षा के क्षेत्र में, तो पिछले 100 वर्षों में इतिहास के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किए जाने वाला शोध है, और उस शोध में जो मुख्य मुद्दे रहे हैं, इन सब चीजों को अगर मैं देखूं तो इसमें लगातार परिवर्तन होता रहा है। कोई भी ऐसा 20 साल 25 साल का ऐसा फेज नहीं है हो सकता जिसमें जिसको कि आप कहें कि पूरे समय में लगातार जो शुरुआत एक दशक पहले हुई थी, दूसरे दशक के अंत में आज भी वही बात हम कर रहे हैं, वही मुद्दे हमारे हैं, वही समस्याएं हमारी हैं। और उससे महत्वपूर्ण बात कि उसी तरीके से हम उन समस्याओं से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ये परिवर्तन आते हैं 20 साल 30 साल, ये कोई ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं कि 10 साल में आ जाएगा कि 20 साल में आ जाएगा, हो सकता है 5 साल में भी आ जाए, लेकिन ये परिवर्तन होता रहता है। तो ये परिवर्तन क्या है? जो सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, वैल्यूज हैं, मेथोडोलॉजीज हैं एंड शेयर्ड एजम्पशंस हैं। इसमें आ, इसके इनके सहायता से हम किस प्रकार से किसी दिए हुए फील्ड में, किसी दिए हुए क्षेत्र में एक खास दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, इसमें परिवर्तन आना, इसको हम लोग पैराडाइम कहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। और जो तरीका हम प्रयोग करते हैं उसको हम लोग पैराडाइम कहते हैं, है ना। ये जो तरीका है वो पैराडाइम है, और जब हम उसमें बदलाव करते हैं तो उसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। अब ये क्या करता है, पैराडाइम क्या करता है? ये फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव, जो आधारभूत दृष्टिकोण है, वो प्रदान करता है, और जिससे कि जो पूरा रिसर्च के प्रोसेस का ढांचा, उसका मेथड, उसका तरीका स्थापित होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि कैसे हम किन थेरीज को आधार लेंगे, उन थेरीज को आधार लेते हुए हम अपने क्या मेथड चयन करेंगे रिसर्च के लिए, क्या टूल डेवलप करेंगे, तो उस टूल का को हम लोग किस तरह से स्टैंडर्डाइज करेंगे, उस टूल को हम लोग उस टूल से आने वाले निष्कर्षों को हम किस प्रकार से एक बड़े समूह के लिए जनरलाइज करेंगे। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक बार में परिवर्तित हो जाती हैं। कई बार परिवर्तन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता है, और बाद में एक बार जब पूरा सबको मिलाकर देखा जाता है तो ये समझ में आता है कि हम लोग जहाँ से शुरू हुए थे, या जो पहले की का सिचुएशन था, उससे और अब में काफी कुछ बदलाव हो चुका है। अब ये हम लोगों ने ये इसमें जो पैराडाइम्स हैं एजुकेशन के फील्ड में, इसके बारे में भी हम लोगों ने कल मोटे तौर पर चर्चा की थी। वहाँ पर हम लोगों ने दो टर्म उपयोग में लाया था। एक तो हम लोगों ने सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जहाँ नेचुरल साइंस है, वहाँ पर जो वर्ल्ड की रियलिटी है वो अराउंड द मटेरियल थिंग्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा वो मटेरियल थिंग्स में होता है, एनर्जी में होता है, मैटर में होता है। हालांकि आज के समय में साइंटिस्ट एनर्जी को ही एकमात्र फॉर्म मानते हैं यूनिवर्स में, लेकिन एक डुअलिटी, एनर्जी और मैटर की डुअलिटी पुरानी बात है, उसको सुविधा के लिए हम लोग लेके चलते हैं। तो ये दो चीजें, एनर्जी और मैटर, इसका कंसर्न होती है। और जब नेचुरल साइंस को ह्यूमन कंडीशन में या सोशल कंडीशन में अप्लाई करने की बात आती है, तो वहाँ हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है हमारा
जो हमारी जो कलेक्टिव मेमोरी है वो एक नया एलिमेंट बन जाता है, जो कि एक इनटेंजिबल चीज है, जिसको कि आप न कोई एनर्जी है वो न कोई मैटर है, इन दोनों चीजों से परे है। वो एक अलग तीसरा वर्ल्ड है, लेकिन एक ऐसा ताकतवर वर्ल्ड है जो कि एनर्जी और मैटर से जुड़े तमाम चीजों को प्रभावित कर सकता है, मूव कर सकता है, बदलाव ला सकता है। तो उसी उसी चीज को आज हम लोग एक नए टर्मिनोलॉजी के साथ देखेंगे। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ये साइंटिफिक व्यू और इंटरप्रेटिव व्यू। हम लोगों ने कल भी बात की थी, उसको हम लोगों ने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव व्यू से देखा था। अब यहाँ पर हम उसको साइंटिफिक व्यू और इंटरप्रेटिव व्यू इससे हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि अ, ये जो साइंटिफिक व्यू और ऑब्जेक्टिव व्यू और ये जो टर्म है, ये हालांकि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट आप जो ऑब्जेक्टिव व्यू है उसको आप ओवरलैप कर सकते हैं साइंटिफिक व्यू से, और जो सब्जेक्टिव व्यू है उसको आप ओवरलैप कर सकते हैं इंटरप्रेटिव व्यू से। लेकिन विद दिस क्वालिफिकेशन कि इंटरप्रेटिव व्यू के भी बहुत सारे पार्ट को अब साइंटिफिकली, आप तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन का सवाल हमेशा रिसर्च में आता रहता है। और ये जब हम लोग साइंस की बात करते हैं तो अगेन साइंस के डेफिनेशन में भी लोगों में के बीच में एक डिबेट चलता है कि साइंस किसको कहते हैं। अब उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज है, सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ नॉलेज है, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज है, और उसके आधार पर जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, उसके आधार पर हम नॉलेज का जो एक्सपेंशन करते हैं, ये सारे प्रोसेस को अगर हम उसके सेंटर में रखते हैं, तो जब इंटरप्रेटिव व्यू में भी उसी सेम स्ट्रक्चर को लागू किया जाता है, तो वहाँ भी लोग क्लेम करते हैं कि ये भी साइंस है। और उसी नज़रिए से जो सोशल साइंस है, उसी नज़रिए से हम लोग नेचुरल साइंस से बाहर बहुत सारे साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन में भी हम लोग साइंस की बात करते हैं, जो कि ओरिजिनली नेचुरल साइंसेज हैं, उससे बाहर की चीज़ें हैं। तो लेकिन जब हम लोग अभी रिसर्च की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो और पैराडाइम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको अभी हम लोग अलग अलग करके जानने की कोशिश करेंगे और उनके यूनिक फीचर्स को जानने की कोशिश करेंगे। वो हमने एक क्लैरिफिकेशन के रूप में आपको दे दिया कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनमें भी ओवरलैप नहीं है, लेकिन ओवरलैप होने के बावजूद ये एक मोटा डिवीजन है, जिसको हम लोग मान के चलते हैं। और जहाँ भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर हमेशा ये इस डिस्टिंक्शन को ध्यान में रख के हम लोग काम करते हैं। तो अब साइंटिफिक व्यू क्या है? अ, जो जब हम लोग एजुकेशन में रिसर्च की बात करते हैं या सोशल साइंस में रिसर्च की बात करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये मान के चलते हैं कि इन फील्ड में भी, एक एजम्पशन है, बेसिक एजम्पशन है कि इन फील्ड में भी नेचुरल साइंस के तरीकों को लागू किया जा सकता है। ठीक है। और ये भी विश्वास करते हैं कि इस तरीके से निकाला हुआ जो निष्कर्ष है वो अपने आप में एक कंप्लीट निष्कर्ष है। इसको किसी और तरह के हेल्प की या किसी और तरीके से इसको पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉजिटिविज्म है ना। इसको हम, इसके लिए जो शब्द है वो प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म है, कि हम लोग जो प्रत्यक्षवाद, अ, जो नेचुरल साइंस है उसमें हम लोग लागू करते हैं, उसी को, सेम प्रत्यक्षवाद को हम समाज में भी लेके जाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे क्या परंपराएं हैं, क्यों हैं वो परंपराएं, कहाँ से उपजी हैं और किस रूप में लोगों के द्वारा एक्सेप्ट हो रही हैं। और इस तरह से हम अपने आंकड़े इकट्ठा करेंगे और इस तरह से हम समाज के बारे में निष्कर्ष निकालेंगे, या विद्यालय में हम जाएंगे, देखेंगे कि क्या पढ़ाया जाता है या किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसका क्या असर होता है,
कितना उसका एक्सेप्टेंस होता है, बच्चे किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज़ को, और एक प्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से उसके प्रभाव का हम उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको अपने टूल से उसको नापेंगे और प्रत्यक्ष रूप से उसके निष्कर्ष को लेंगे। तो हम जो निष्कर्ष निकालेंगे वो एक वैलिड निष्कर्ष होगा, एक सही निष्कर्ष होगा, जिसके सही निष्कर्ष से मतलब है कि उसके आधार पर हम कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, उसके आधार पर हम अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, उसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि हम एक सही दिशा में डेवलप कर रहे हैं, हम एक सही दिशा में अपनी गति बना रहे हैं। तो ये जो बिलीफ है ये मानता है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आप यहाँ देख रहे हैं कि नेचुरल एंड यूनिवर्सल लॉज गवर्निंग इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर, ऐसे सार्वभौमिक नियम एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि नेचुरल साइंस में एग्जिस्ट करते थे, वैसे ही ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट एजम्पशन है जब हम लोग साइंटिफिक व्यू के साथ एजुकेशन या किसी भी दूसरे सोशल साइंसेज में अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ओवरव्यू है या व्यू है जो कि कहता है कि जो इंडिविजुअल और सोशल बिहेवियर है उसमें नेचुरल एंड यूनिवर्सल लॉ एग्जिस्ट करते हैं, उनका अस्तित्व है। हमने उनको कितना पहचाना है, कितना उनको हम निकाल पाए हैं, डिस्कवर कर पाए हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से धीरे-धीरे हम लोगों ने नेचुरल साइंसेज़ में नियम पहचाने हैं, सिद्धांत पहचाने हैं, उनकी सहायता से प्रकृति के रहस्यों को जाना और समझा है, उसी तरह से हम लोग सोशल साइंस में से रिलेटेड फील्ड में भी जो रूल्स हैं, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, उनको हम लोग जान जाएंगे और समझ लेंगे। और रिसर्चर का काम बाय एक्सटेंशन यही है कि जो वैज्ञानिक तरीका है साइंस को इसको समझने का तरीके के बारे में हम लोग आगे विस्तार से आज नहीं है दूसरे दिन हम लोग विस्तार से जानेंगे। उन वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके इन लॉज और प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी ये सिद्धांत हैं, जो भी ये नियम हैं जो छुपे हुए हैं हमसे, उनको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस काम के लिए वे हेवीली दे रिलाई हेवीली ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना। ये क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि क्या ये नियम हो सकता है, हमें लग रहा है ये नियम हो सकता है क्या, तो उस नियम को हम टेस्ट करते हैं। हमने एक थ्योरी बनाया, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और ऐसे हम निष्कर्ष या नियम बनाते हैं, निष्कर्ष प्राप्त करते हैं जिसको रेप्लिकेट किया जा सके। दिस इज वन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमने जब से ऑलरेडी कह दिया कि यूनिवर्सल लॉ है, तो यूनिवर्सल लॉ है तो सब जगह लागू होना चाहिए। तो अगर मेरे स्कूल में ये बात देखने को आ रही है तो आपके स्कूल में भी दिखनी चाहिए, उनके स्कूल में भी, तीसरे स्कूल में दिखनी चाहिए, चौथे स्कूल में दिखनी चाहिए, हर जगह वो दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही है तो उसका एक वैलिड रीजन भी होना चाहिए, एक वैलिड एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए कि ये कारण है जिसके कारण से जो पहले रिजल्ट प्राप्त किया गया है उसमें एक डेविएशन आ रहा है या थोड़ा या ज़्यादा भिन्नता आ रही है या बिल्कुल ही यहाँ नहीं लागू हो पा रहा है, उसका एक पर्टिकुलर रीज़न यहाँ दिया जा सकता है, उसका एक रीज़नेबल आधार है जिसके कारण वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। So either you have to be able to explain the deviances, or you have to establish that the process is replicable, the result is replicable, and we are following the same or similar process of finding these results. जो भी निष्कर्ष हैं उसको पाने के लिए हम लोगों ने समान तरीका को रखा है, इसलिए हमारे जो रिजल्ट हैं वो और हमारे रिजल्ट रेप्लिकेबल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो तरीका है वो वैज्ञानिक तरीका है। अभी दूसरे व्यू की हम बात करें अगर,
जो कि हमारा इंटरप्रेटिव व्यू है। तो ये व्यू क्या एक्नॉलेज करता है? सबसे पहले कि जो वैज्ञानिक इंक्वायरी का तरीका है, ये बहुत ही रिगरस है। ये मानता है, ये उसको रिजेक्ट नहीं करता है, लेकिन अ, वो क्या कहता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इतना सरल नहीं है। उसमें उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है और सब्जेक्टिविटी है, इसको साइंटिफिक इंक्वायरी पकड़ नहीं पाएगी। साइंटिफिक इंक्वायरी के जो तरीके और टूल हैं, ये ऑब्जर्वर के टूल और तरीके हैं। इसको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो सब्जेक्टिविटी को और कॉम्प्लेक्सिटी को जो ह्यूमन बिहेवियर में है देखा जाता है, इसको केवल आप बाहरी व्यवहार से नहीं नाप पाएंगे। अब इसमें बहुत सारे डिबेट हैं, जैसे कि साइकोलॉजी पर कई बार ये सवाल उठता है कि साइकोलॉजी कांट बी ए साइंस। और बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए कि अ, अभी मैं मिठाई खा रहा हूँ, तो मैं हाथ से खा रहा हूँ। एक मिठाई मैंने हाथ से खाया, दूसरी मिठाई को खाने के लिए मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया। क्या कोई एक्सटर्नल ऑब्जर्वर इस चीज की का एक्सप्लेनेशन कर सकता है कि ऐसा मैंने क्यों किया? एक मिठाई मैंने हाथ से खाया, दूसरी मिठाई हमने चम्मच से खाई। क्या इसका कोई यूनिवर्सल रूल निकाला जा सकता है ये बताने के लिए कि एक मिठाई उन्होंने हाथ से क्यों खाई, दूसरी मिठाई उन्होंने चम्मच से क्यों खाई? एक प्रॉब्लम है जब आप ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्या है? वो है इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस दैट इज एक्सरसाइज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, ओके। हमारे यहाँ थोड़ा पावर कट हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा, बट वी आर कनेक्टेड। ओके। तो ह्यूमन बीइंग्स होने के कारण हमारे पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है, और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है, सो हमारे बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी को और सब्जेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करता है। कि जब हम रसगुल्ला खाएं तो हम सीधे सीधे बर्तन को उठा के सीधे मुंह में डाल सकते हैं, पूरे बर्तन से सीधे खा सकते हैं, मुंह लगा के भी खा सकते हैं, हाथ से भी खा सकते हैं, चम्मच से भी खा सकते हैं। लेकिन कब और क्यों खा रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, कैसे खाने का महसूस कर रहा हूँ, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। एक ऑब्जर्वर कभी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये अभी इन्होंने ये खाया है, अगला बिहेवियर इनका ये होगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ हम लोग इस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही ये जो बहुत बड़ा डिबेट है, इसको हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये चीज़ तय करना बहुत ही मुश्किल है कि क्लासरूम में बैठा हुआ बच्चा आज जवाब दे रहा है या अभी जवाब दे रहा है, अगले प्रश्न में वो जानते हुए भी चुप रहना चाहता है, वो रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता है, या अगले प्रश्न को नहीं जानते हुए भी वो जवाब देना चाहता है। क्यों जवाब देना चाहता है? यू कांट प्रेडिक्ट दैट कि बच्चे को नहीं मालूम है, लेकिन तब भी वो हर सवाल का जवाब देना चाहता है। एक बार गलत हुआ है, दूसरा बार गलत हुआ है, तीसरा बार गलत हुआ है। आप ये नियम नहीं बना सकते कि बच्चा बार बार गलती होने पर बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा और वो आगे ऐसा नहीं करेगा, वो प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। कोई गारंटी नहीं है। आप ये निश्चित तौर पर नहीं कर सकते। संभावना है इस बात की, अच्छी संभावना है कि बार बार बच्चे का प्रश्न का उत्तर जो भी वो दे रहा है वो गलत हो रहा है, तो संभव है बच्चा उससे आगे उस बिहेवियर से डिविएट करेगा, वो नहीं देना चाहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, हर बच्चे के साथ जरूरी नहीं है। हो सकता है वो बच्चा बार बार गलत होने के बावजूद भी वो अपने आप को लाइमलाइट पे रखना चाहता है। आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उसका, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही ही हो। ये भी हो सकता है कि बच्चा अपने आंसर को ही हमेशा सही मानता है। वो आपकी बात सुन रहा है,
लेकिन मन में यही घूम रहा है कि मैं ही सही हूँ, ये गलत बताया जा रहा है। तो आप जब इस सिचुएशन में देखते हैं तो अलग अलग तरह की चीजें उसमें आ सकती हैं। तो जो इस पैराडाइम में यानी इंटरप्रेटिव व्यू के पैराडाइम में, अब ये पैराडाइम बहुत बार अलग अलग तरह से यूज होगा। अभी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं इंटरप्रेटिव वर्सेस साइंटिफिक व्यू में, यहाँ यूज कर रहे हैं। फिर हम आगे इसको, और इसलिए थोड़ा रिसर्च में कंफ्यूजन इसलिए होता है कि एक जगह एक टर्म एक सेंस में यूज हो रहा है, और आगे वो जो है सो फिर उसका फिर जब हम लोग जेंडर की बात करेंगे तो वहाँ भी हम लोग पैराडाइम की बात करेंगे। जब हम लोग क्रिटिकल थ्योरी की बात करेंगे तो वो भी एक पैराडाइम के रूप में आएगा। तो ये जो यहाँ अभी हम लोग बात कर रहे हैं दो तरह के दृष्टिकोण की, जिसमें कि एक साइंटिफिक व्यू है, दूसरा इंटरप्रेटिव व्यू है। तो यहाँ भी हम लोग पैराडाइम टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ऐतिहासिक कारण से भी है। जब हम लोगों ने जैसे हमने आपको कल अगस्त कॉम्टे का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने सोशियोलॉजी को कंप्लीटली एंड हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज माना था अगस्त कॉम्टे ने। कि उन्होंने कहा था कि जो नेचुरल साइंसेज है दैट इज अबाउट द मटेरियल थिंग्स एंड मटेरियल एंड एनर्जी, और दैट इज द लोएस्ट ऑफ साइंसेज। क्योंकि वहां तो कोई बात नहीं है, आप एक बार समझ लीजिए ये ऐसे काम करता है, हो गया, आपने नियम बना लिया। हालांकि ये बात भी आज के समय में निश्चित तौर पर नहीं कही जा सकती है कि हमने जो नियम बना लिया है वो सही है, लेकिन जो उस समय उनके समय में जो समझ थी विज्ञान की, उसके आधार पर आज से 200 साल पहले जो जो भी समझ थी 1.5 पौने 2 कहाँ साल गया? उसके हिसाब से ये बात सही है। लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं, एक परिवर्तन की बात करते हैं, या अभी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है, हाँ, तो हम लोग ये पैराडाइम की बात कर रहे हैं इंटरप्रेटिव व्यू में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जैसे कॉम्टे ने माना था कि ये साइंस होना चाहिए, लेकिन समय के साथ ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल साइंस की तरह तो बातें यहाँ काम नहीं करेंगी। हालांकि इस बात का अंदेशा उन लोगों को भी था कि यहाँ, इसलिए उन्होंने इसको हाईएस्ट ऑर्डर रखा था कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ जो थ्योरी बनाना है, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और इसलिए ये हाईएस्ट ऑफ द साइंसेज है। लेकिन ये बात बाद में जाहिर हुई कि ये चीज तो बिल्कुल, इसका नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ जो ये चीज है कि जहाँ नेचुरल चीजें हैं, वहाँ पर जो हमारे एटम्स हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा चॉइस लेते हैं। या जो एनिमल स्टडीज हैं, उसमें भी एनिमल्स के पास जो चॉइसेस हैं वो मैटर की तुलना में ज़्यादा है, एटम्स की तुलना में। या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, उसका एक लिमिटेड ऑप्शन है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट करता है और वो किस तरह का बॉन्ड बनाता है। दे डोंट हैव कि कभी आज मन हुआ तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, कल मन हुआ तो कोवैलेंट बना लिए। ऐसा कुछ ऑप्शन उनके पास नहीं है। लेकिन ह्यूमंस के साथ ये बात अलग है। तो ये चीजें हैं। तो ये जो रिसर्चर जब इस फील्ड में काम करता है, तो यह यहाँ पर उनको ये समझना पड़ता है कि जो उनके स्टडी का मुद्दा है, जो उनके स्टडी का जो पॉइंट है, जिनका वो स्टडी कर रहे हैं, दे आर नॉट पैसिव ऑब्जेक्ट्स, है ना। और वो कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है ना। ये ना तो पैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं और ना ही ये नेचुरल फिनोमेना है। और वो एक्टिव एजेंट हैं जो कि जिनका कि अपना यूनिक एक्सपीरियंस और अपना एक पर्सपेक्टिव है। और ये यूनिक एक्सपीरियंस से मतलब क्या है कि उनका जो अब तक का जीवन अनुभव है, जिसके आधार पर वो अपने एक्शंस को डिसाइड कर रहे हैं और उनके साथ और आसपास होने वाली घटनाओं को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये उनका यूनिक एक्सपीरियंस है न। हर व्यक्ति का, अब एक परिवार में रहने वाले व्यक्ति का भी अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि एज ए डॉटर,
as a son, as a father, as a mother. You are living four different world views at the same time. Even the siblings, जो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उनके भी वर्ल्ड व्यू में अंतर है, उनके भी दृष्टिकोण में अंतर है। इवन कि परिवार में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन भी है, तब भी उनके वर्ल्ड व्यू में बहुत बहुत सारा डिफरेंस होता है, जो कि उनके उनके अपने इंडिविजुअल यूनिकनेस के कारण भी हो सकता है, उनके अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जब आप उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको उनके इंडिविजुअलिटी को कंसीडर करना पड़ेगा, उनके फ्रीडम ऑफ चॉइस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इस कारण से जो इंटरप्रेटिव व्यू है, वो क्वालिटेटिव मेथड मेथड को वैल्यू करता है, उसको महत्व देता है। जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है हमारे पार्टिसिपेंट रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट जो हमारा रिसर्च का में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनके बारे में और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आपको लेना पड़ता है। उसके आधार पर, उनकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। और जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल निकाल करके आप यूनिवर्सलाइजेशन की ओर जाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं कई बार, और बिल्कुल आप उसको फ्री ही नहीं कर पाते हैं। तो ये इंटरप्रेटिव व्यू का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो अब इसी से जब हम लोगों ने ये पैराडाइम्स की, दो पैराडाइम्स की बात कर ली, तो इसमें जब परिवर्तन होगा तो उसी को हम लोग पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या है कि जो मान्यताएं जिस रूप में हम इस काम को, रिसर्च को करते आए हैं, उसमें परिवर्तन आ गया, उसमें बदलाव आ गया, या वो अब नए तरीके से होने लगा, या वो नए थॉट के द्वारा, नए बिलीफ सिस्टम के द्वारा वो गाइडेड हो रहा है। उसमें नए मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिस जिस मेथड ने जो रिजल्ट है, उसके उस रिजल्ट को पूरी तरह से बदल दिया है। तो इसको हम लोग पैराडाइम शिफ्ट करते हैं। जैसे अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप दे सकते हैं हिस्ट्री के फील्ड में। हिस्ट्री के फील्ड में एंशिएंट नॉलेज हमारा केवल जो हमारे पुरातत्व से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती थी, या जो बुक्स थे, या जो कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स थे, यही तीन हमारे मुख्य सोर्स थे, जिसके आधार पर हम लोग किसी भी टाइम के बारे में एक अपना हाइपोथेसिस दे पाते थे। एक बहुत ही हाईली हाइपोथेटिकल फील्ड है हिस्ट्री का फील्ड, जहाँ पर कि आप लगातार अपने हाइपोथेसिस बनाते रहते हैं, और जो जो भी आपके पास प्रूफ आता है, उसके आधार पर आप एक अपना कॉन्जेक्चर बना के देते रहते हैं, और यही कॉन्जेक्चर्स का जो कलेक्शन है वही हिस्ट्री है। ये कभी भी आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो बात बीत चुकी है, अब बीत चुकी है, तो जो भी एविडेंस है उसके आधार पर आप एक कॉन्जेक्चर बनाते हैं, और वो कॉन्जेक्चर तब तक खड़ा रहता है जब तक कि उसके विपरीत कोई दूसरा दूसरा कोई एक्सकवेशन नहीं आ जाए, कोई कुछ और चीज़ नहीं मिल जाए। और फिर वहाँ पर सब्जेक्टिविटी भी, खैर उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम लोग केवल ये देखेंगे कि पहले हमारे पास इतनी ही आधार थे, लेकिन एक नया एलिमेंट आ गया रिसर्च के मेथड में। वो क्या आ गया? वो एंशियंट डीएनए, यानी अब हम लोग जो प्राचीन जो अवशेष हैं, जैविक अवशेष हैं, चाहे ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो, उन जैविक अवशेष का डीएनए निकाल सकते हैं। तो चाहे वो कई हजार साल पुराना हो, कई हजार साल पुराना हो, उनके डीएनए को हम लोग रीड कर सकते हैं। अब ये इसके आधार पर हम लोग ह्यूमन के मूवमेंट को, जो डिफरेंट जो हमारे सेपियंस के अलग अलग परिवार के लोग आए, कब कहाँ कौन कहाँ से चला, कहाँ गया, ये सब चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। कौन कंस्टिट्यूट कर रहा था, किन लोगों ने कौन सी सभ्यता बनाई, ये सब चीज़ें हम लोग डिफाइन करें। जो पहले हम लोग एक अनरिलायबल हमारे पास मीडियम था, जिसमें कि हम लोग ये मानते थे कि ये जो है वो एक फलाने शेप का है, रेशियल थ्योरी थे हमारे पास, कि भाई ये इनका नाक इस तरह का है, मतलब हड्डी इस तरह की है, हाइट ये है,
तो ये फीचर पर्टिकुलर रेस का है, तो इस रेस के लोगों ने इसको बनाया होगा। उसकी जगह पर अब हम सीधे सीधे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम हो सकते हैं, क्योंकि हम बता सकते हैं कि इनका जो डीएनए है ये इस डीएनए का जो समूह है उससे आया है, उससे कितना परसेंट मैच करता है। जैसे अभी आप लोगों ने इसका एलियन वाला हंगामा सुना होगा, जो मैक्सिको के पार्लियामेंट में एलियन का प्रेजेंटेशन किया गया। उसके एलियन होने का दावा का आधार बेसिकली यही है कि उस पर्टिकुलर जो बॉडी है, उस चाइल्ड एलियन की बॉडी कही जाती है, उस चाइल्ड एलियन की बॉडी का 30% जो डीएनए है वो अननोन सोर्स से आया है, इतना ही है। अ, तो अब ये 30% यानी 70% वो अर्थ का ही है और 30% वो अननोन सोर्स से आया है। तो अब ये साइंटिफिकली दावा किया गया है, इस कारण से जो दावा करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये एलियन है, जो भी है। तो ये अब हमारे पास एक नया टूल है। तो अब ये कैसे हुआ? ये हमारी सोच में बदलाव नहीं हुआ, ये हमने कोई नया फिलॉसफी लेके हम नहीं आए। हमारे पास टेक्नोलॉजी में एक एनहांसमेंट हुआ और हमें एक बिल्कुल नया सोर्स मिल गया, जिससे कि हमें नए तरह के आंकड़े मिलने लगे और उस आंकड़े ने हमारे पूरा जो इतिहास का स्ट्रक्चर था, या इतिहास जानने का जो तरीका था, उस पूरे इतिहास के तरीके में एक बदलाव ला दिया। है ना? उसमें एक अब आप एश्योर होकर के पहले जिन चीज़ों के बारे में आप एश्योर थे, वो अब नहीं हो सकते हैं। पहले जिन चीज़ों के बारे में आप अनश्योर थे, अब वहाँ श्योर हो सकते हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन हैं। तो इस तरह के ही परिवर्तन को हम लोग पैराडाइम शिफ्ट करते हैं, जो कि बिलीफ सिस्टम में, हमारे मेथड में, हमारे टूल में, वो कहीं भी आ सकता है। और लेकिन उसका इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से चीज़ों को बदल देता है। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, जैसे न्यू एविडेंस ऐसा मिल जाए जो कि हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह से बदल दे। वो एविडेंस, ऐसा एक एविडेंस हो जाए जो पहला जो एग्जिस्टिंग है, वो जो पैराडाइम जिस चीज़ से एक्सप्लेन कर पा रहा था अब तक, वो अब उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता है। वो बता ही नहीं सकता कि ये चीज़ अब क्यों हो रही थी। उसके पर्व्यू से बाहर है। तो अब वहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता पड़ जाती है। और ताकि, क्योंकि हम जो फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल अब उससे कुछ एक्सप्लेनेशन आ ही नहीं पा रहा है। तो ये इसी तरह से है, जैसे कि साइंस के फील्ड में भी ऐसे रेवोल्यूशंस होते हैं, जहाँ पर कि अब न्यूटन ने जो बात कही, वो कई सौ सालों तक खड़ी रही, लेकिन एक बार आइंस्टीन के आने के बाद वो बात अपनी जगह से नीचे आ गई और ये बात आ गई कि नहीं, ये जो रियल एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड है, वहाँ भी आप यू कांट बी एश्योर्ड, यू हैव टू बी रिलेटिव, यू कैन नॉट बी कंप्लीटली। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है हम मैं देख रहा हूँ और ये चीज़ स्थिर है, तो स्थिर ही है, ऐसा नहीं है। वो मूविंग भी हो सकती है, अ, और मूविंग बल्कि हो सकती नहीं है, मूविंग है। एक दूसरे पर्सपेक्टिव में जो चीज़ अभी स्थिर है एक पर्सपेक्टिव में, वो दूसरे पर्सपेक्टिव में मूविंग है। अब ये मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ। जो रिलेटिविटी है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस होते हैं, वैसे ही सोशल साइंस के फील्ड में ये नए आइडियाज़ के आने से, नए थ्योरीज़ के आने से, नए मेथड के आने से इस तरह के शिफ्ट आते रहते हैं। और जिसके कारण हम लोग जो अभी जो चीज़ें चल रही थी, जिसको कि यहाँ टर्म दिया गया है प्रिवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी, अभी जो मान्यता, एक रिजिड तरह की मान्यता कि ये तरीका है, हम लोग सही तरीका जानते हैं, वो अचानक से ऑर्थोडॉक्स हो जाता है उस समय में, क्योंकि उसके सामने एक नया तरीका खड़ा हो जाता है, जो कि उससे बेहतर रिजल्ट देने में समर्थ होता है। लेकिन जो उसको प्रैक्टिस करने वाली जो कम्युनिटी है, वो जल्दी उसको छोड़ना नहीं चाहती है। वो देखना चाहती है कि आखिर हमारा पुराना तरीका ज़्यादा कारगर है या नया तरीका कारगर है, या नया तरीका ज़्यादा बेहतर दे पाता है। बल्कि कई लोग होते हैं जो कि अपने पूरे जीवन काल में अपने तरीके के फेल होने के बावजूद भी उसको पकड़ के रखते हैं। उसके साथ अपना ये बना के रखते हैं कि नहीं, ये सही तरीका था। जल्द ही जो नया तरीका आया है वो फेल हो जाएगा और लोग ये मान लेंगे कि नहीं, ये पुराना तरीका ही सही था। तो ये जो हमारे इसके जो नॉलेज क्रिएशन के प्रोसेस का एक पार्ट है।
जैसे ये सब चीजें हम लोगों ने जियोसेंट्रिक मॉडल की बात इसमें कही गई है, एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। आपको मालूम है जियोसेंट्रिक मॉडल एक ट्रेडिशनल था, जब तक कि कोपरनिकस पहला व्यक्ति है जिसने कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल की बात की, जिसने कहा कि नहीं, जो ये यूनिवर्स है यानी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम हमारा, उसका जो सेंटर है वो सन है, अर्थ नहीं है। उससे पहले आप इंडिया में और बाकी जगहों पर सब जगह जो मेथड था या जो सिस्टम था वो बेसिकली अर्थ सेंट्रिक मेथड था। तो समय के साथ वो परिवर्तित हो गया। उसी तरह से एजुकेशन में जो पैराडाइम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं। जैसे बिहेवियरिज्म के जगह पर आज हम लोग सब लोग लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं बिहेवियरिज्म की जगह पर। हालांकि बिहेवियरिज्म का डोमिनेंस इतना ज़्यादा है कि हम लोग अधिकांश जगहों पर सुविधा के लिए बिहेवियरिज्म का ही उपयोग करते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली, एटलीस्ट थ्योरेटिकली ये चीज़ है, हम सब लोग मानते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो, उसने जो बिहेवियरिज्म का की जो संभावनाएं थी, उसका जो दावा था सेंट्रलाइज होने का, उसका जो दावा था कि हम सारी चीज़ें गाइड कर सकते हैं, बिहेवियरिज्म का जो एक अपना साइंटिफिक होने का, एक साइंटिफिक पैराडाइम में चलने का या होने का जो क्लेम था, उससे अलग हटके जो एक पैरेलल क्लेम के रूप में और उसके इनएडिक्वेसीज को, उसकी कमी को दर्शाते हुए जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। इसके अगली बात हम लोग देखते हैं कि जो प्लुरलिज्म है, वो प्लुरलिज्म की बात यहाँ पर कर रहे हैं। प्लुरलिज्म का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम साइंटिफिक होते हुए इंटरप्रेटिव नहीं हो सकते हैं। हम इंटरप्रिटेशन और साइंटिफिक दोनों का एक साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास ये सुविधा है तो हमारे पास, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ह्यूमंस लिमिटेशंस को नहीं मानते हैं। आप उनको कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, तो सबसे पहले उनको वही करना होता है जिसको आपने प्रोहिबिट किया होता है कि ये नहीं करना है। तो ये जब दो एक धारा बन गई कि एक साइंटिफिक धारा है और एक इंटरप्रेटिव धारा है, तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्या है कि हम ये लें या वो लें, हम दोनों क्यों नहीं ले सकते। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि अ, हम हमेशा हम बाध्य हैं कि एक ही। तो यहीं से बात आती है कि जो पैराडाइम्स है वो पैरेलली, कई सारे पैराडाइम एग्जिस्ट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। और जो हमारे पास जो मूल मुद्दा होता है वो प्रॉब्लम होता है। कई बार होता क्या है कि जो पैराडाइम के झगड़े में कोई बात फंस के रह जाती है कि ये पैराडाइम का रिजल्ट सही है कि वो पैराडाइम का रिजल्ट सही है। आ, उससे झगड़े से ज़्यादा जरूरी है कि ये दो अलग 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 पैराडाइम हैं। अगर हम उसको इंटेलिजेंटली दोनों पैराडाइम का यूज करते हैं या दो से ज़्यादा पैराडाइम है, तो क्या हम किसी फिनोमेना को कितना एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्या हम बेहतर रूप से समझ पाते हैं, या एक पैराडाइम से जो चीज़ें छूट रही हैं, क्या दूसरा पैराडाइम उसको सब्सटेंशियली उसका कॉम्प्लीमेंट कर पा रहा है, उसको उसकी भरपाई कर पा रहा है, बेहतर रूप से बता पा रहा है। अ, तो इस रूप में जैसे कि कोई रिसर्चर है जिसने क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनाया है, जो कि क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब ही हुआ कि ये साइंटिफिक व्यू से जुड़ा हुआ है। और अ, उसमें उसने टीचिंग के लिए कोई तरीका चुना है और उसका स्टूडेंट के प्रति टीचर के इंटरवेंशन और स्टूडेंट का पर उसका प्रभाव देखना चाहता है। और दूसरा जो रिसर्चर है उसी काम के लिए क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाना चाहता है। तो दोनों से जो रिजल्ट आएंगे
हालांकि ये अलग अलग पैराडाइम में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों से जो रिजल्ट आएंगे वो किसी न किसी रूप में एक ही फिनोमेना हो रही है वहाँ पे। टीचर और स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्वांटिटेटिव रूप से जा रहे हैं, उसको नंबर के साथ उसमें जा रहे हैं तो आप वो एक डिफरेंट फिनोमेना हो जाता है, और आप क्वालिटेटिव के थ्रू जा रहे हैं तो एक डिफरेंट फिनोमेना हो जाता है। फिनोमेना एक ही है, वो इंटरेक्शन चल रहा है। लेकिन जहाँ इंटरप्रेटिव की बात आती है तो वहाँ एक तरह का सेल्फ डिस्कवरी भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिबेट है, आपके मुझे लगता है थोड़ी चर्चा उसकी कर देनी चाहिए कि जैसे आप साइंटिफिक एटीट्यूड से जब जाते हैं तो अब आप ये कोशिश करते हैं कि आप जहाँ फील्ड में जा रहे हैं, जिस जगह पर, उसको आप बिल्कुल ही चेंज नहीं करें, उसको जरा भी प्रभावित नहीं करें, अपने एग्जिस्टेंस से, अपने प्रेजेंस से उसको कहीं से भी कंटामिनेट नहीं करें, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करें, उसके रिजल्ट को, अंडरस्टैंडिंग को चेंज नहीं करें। अब इंटरप्रिटेशन, जो इंटरप्रिटेटिव जो व्यू पॉइंट है, वो इसी चीज को चैलेंज करता है कि ये कैसे होगा। जैसे ही एक आउटसाइडर किसी एक कंडीशन में, एक सिचुएशन में एक आउटसाइडर इंटर करता है, वैसे ही नए रिफ्लेक्शंस आएंगे, यानी नए तरह से लोग देखना शुरू करेंगे, व्हाई हैज ही कम, और सी हैज, व्हाई हैज सी कम, वो आया क्यों है यहाँ पर, हमारे बीच क्यों आया है। अब वो, दे विल स्टार्ट सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, दे मे स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली। और जो कि आप सब लोग जानते हैं कई जगहों पर कि वो इफेक्ट होता है जब हम लोग डिफरेंट, जो आदमी की सोच के कारण इफेक्ट होता है। जैसे दवाओं में इसका इस तरह का प्रयोग किया जाता है इफेक्ट जानने के लिए कि एक्चुअल दवा का इफेक्ट हो रहा है या लोग सोच रहे हैं इसका, उसको मिटिगेट करने के लिए साइंस में बहुत सारे तरीके हैं। जहां आपको कोई इफेक्ट देखना है वहां तो आप मिटिगेट कर पाते हैं, लेकिन जहां आपको यही देखना है कि आप अपने बारे में आप रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, तो वहां उसको मिटिगेट करना बहुत कठिन है। तो ये एक डिबेट है कि जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ एक रिफ्लेक्शन होगा। और इसलिए अब एक जो दृष्टिकोण है जिसमें कि जो क्रिटिकल थ्योरी वालों का दृष्टिकोण है, या जो नए डायमेंशन आ रहे हैं रिसर्च में, उसको भी अब मेन स्ट्रीम में शामिल करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे हमने एक पुअर कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनके बीच में हम गए और हमने जा करके न केवल उनका, हमें जा करके उनका स्थिति नहीं बताना है, पता लगाना है, केवल हम उनको जाकर के अपनी स्थिति में बदलाव कैसे करें उस पर हम उनके साथ काम करते हैं। और ये जो बदलाव हो रहा है यही हमारा सोच का आधार है। ये बदलाव कोई सोशल वर्क की तरह नहीं है, ये सोच भी है साथ साथ। तो वो उस तरह का शोध भी हमारे बीच में अब प्रचलित हो रहा है, जिसमें कि इंटरप्रिटेशन का जो जो आधार है, जो जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी किए जाने वाले लोग में ही बदलाव हो रहा है, उस उनके अंदर बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव किसके कारण से हो रहा है, रिसर्चर के कारण से हो रहा है। और उसको एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हुए, और और तब उसके उसकी स्टडी उस एग्जिस्टेंस को कि हमारे आने के कारण ये बदलाव हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए स्टडी की जाए। तो ये चीज भी यहाँ पर एक धारा के रूप में बदल रही है। तो ये मोटे तौर पर जो बातें थी, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे काफी विस्तार से बात करेंगे। आज का जो क्लास है मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट रखने का ही सोचा है, एक ही क्लास होगी, दो क्लास हम लोग नहीं करेंगे कल, क्योंकि आज पर्व का दिन है, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं थोड़े, मतलब कि दूसरी जगह उनका ध्यान है, और मुझे भी कहीं एक जगह जाना भी है। तो आज हम लोग केवल सिंपल एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। और उसमें जैसे एजुकेशन में जो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं एजुकेशन रिसर्च में, उसमें जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक पैराडाइम्स के नए पैराडाइम अब बन चुके हैं, जिस समय वो आए थे तो उनको कहा जाता था कि दे हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ शिफ्ट, एक शिफ्ट
इन्होंने क्रिएट किया है। उसमें से पहला आप देख रहे हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म हम लोगों ने पहले चर्चा की है। पॉजिटिविज्म क्या मानता है कि जो रियलिटी है, रियल वर्ल्ड आउटसाइड एग्जिस्ट करता है, हमारे समझ से बाहर भी, हमारे हमारे इंटरप्रिटेशन के बाहर, हम जिस रूप में वर्ल्ड को समझ रहे हैं अपने भाषा के माध्यम से, उससे बाहर भी, उसके बिना भी ये रियलिटी एग्जिस्ट करती है। और उसको हम पकड़ सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं, चाहे हम गणित की भाषा का उपयोग करें या हम नेचुरल लैंग्वेज का उपयोग करें, चाहे जिस भी लैंग्वेज का उपयोग करें, उस चीज़ को समझ के हम लोग उस भाषा में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब हम उस चीज़ को भाषा में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, या हम अगर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के थ्योरी की बात कर रहे हैं, न्यूटन के थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ एक्चुअल में वो फिनोमेना एग्जिस्ट करती है। और हमारे आसपास या हमारे सराउंडिंग में वो एक ट्रुथ है, जिसको कि हमने उस भाषा के माध्यम से, चाहे नेचुरल लैंग्वेज वाली भाषा हो, हम जो बोल चाल कर रहे हैं उसकी भाषा हो, या गणित की भाषा हो, जिस किसी भी भाषा का हम उपयोग करें, उस भाषा के माध्यम से हमने एक ट्रुथ को, एग्जिस्टिंग ट्रुथ को पकड़ लिया है। तो ये पॉजिटिविज्म था। बाद में उसमें एक शिफ्ट आया। उसमें शिफ्ट क्या है? वो शिफ्ट ये है कि जो स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिविटी है उसका एक लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन क्या है कि अब जब हम किसी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी जो भाषा है वो उसके जानने को प्रभावित करती है। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई फिनोमेना हमारे सामने घटित हुई, और वो उस घटना का हमने विवरण अपने डायरी में नोट किया। एज ए रिसर्चर हमने उस घटना का विवरण हमने नोट किया। अब हम उस घटना का विवरण नोट कर रहे हैं, उसमें हम जिस चीज को ऑब्जर्व करेंगे और देख रहे हैं, उस देखने में जिस चीज को हम इम्पोर्टेंट मानेंगे उसी को हम नोट करेंगे। अब इम्पोर्टेंट किस चीज को मानेंगे? इम्पोर्टेंट हम उस चीज को मानेंगे जो हमारी भाषा में जिन चीजों को इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी भाषा से जुड़ा हुआ कल्चर, यानी वो कल्चर स्पेसिफिक है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार पढ़ाई के, एमएड के पढ़ाई के दौरान इंटेलिजेंस से संबंधित थ्योरीज के लिमिटेशन के बारे में डिस्कस किया होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंस की के जो भी टूल्स बने हैं इंटेलिजेंस थ्योरी के आधार पर, उसमें वो एक तरह से यूनिवर्सलाइज बात करते हैं कि यूनिवर्सल है, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल इसलिए नहीं है क्योंकि वो वेस्टर्न जो सोसाइटी है उसके लिए ज़्यादा फिट है। अब जैसे कि अगर आप कोई इंटेलिजेंस के टूल को ले जा करके एक आदिवासी बच्चों पर एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसका जो स्कोर है वो स्कोर बहुत ही अलग होगा। और आप कहेंगे कि ये एवरेज बुद्धि का बच्चा है, या हो सकता है बिलो एवरेज बुद्धि का बच्चा है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स आपने दिया है अपने इंटेलिजेंस टूल में, वो उसके कल्चर से मैच नहीं खाता है। उसके कल्चर से मैच क्या खाता है? तो उसको समझना हो तो एक दिन के लिए आप उसके साथ जंगल में जाइए, तो वहाँ जंगल का जो इंटेलिजेंस है, जंगल में सर्वाइवल का जो इंटेलिजेंस है, वो आपसे कई गुना ज्यादा उसके अंदर होगा। कहाँ किस तरह से व्यवहार करना है, किस चीज को छूना है, किस चीज को नहीं छूना है, किस चीज से दूर रखना है, किस गंध से दूर रहना है, किस तरह से जाना है, किस तरह से चलना है, किस जानवर के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीजें उसको पता है, आपको नहीं पता है। उसके पास वो इंटेलिजेंस है, उसको वो यूज कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। उसका एकदम डिफरेंट वर्ल्ड है। उसके इंटेलिजेंस का लेवल आप जानना चाहते हैं तो आपको उसके वर्ल्ड से पर आधारित एक टूल बनाना पड़ेगा। आप अपने वर्ल्ड पर आधारित टूल लेकर के आप आदिवासी बच्चे के पास जाते हैं और उसको उसको करना चाहते हैं।
तो वो गड़बड़ है। तो आप अब स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिविटी कहाँ निर्धारित करेंगे? अगर आप इंटेलिजेंस को मानते हैं, ये एक इंटेलिजेंस एक यूनिवर्सल चीज है जिसको हम मापने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हम डायरेक्ट मापन इसका नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इज ए कोवर्ट बिहेवियर, इट इज नॉट एन ओवर्ट बिहेवियर। बाहर डायरेक्ट रूप से हम इसको नहीं देख सकते हैं, एक कोवर्ट चीज है। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट नापना चाहते हैं। अब इनडायरेक्ट नापने के लिए हमारे पास कौन सा टूल है? तो हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट है। अब ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो हमने बनाया है, ये तो कल्चर स्पेसिफिक है। कल्चर में भी आप एक ही कल्चर में जाएंगे तो आप एक छोटे शहर में रहने वाले बच्चे और एक अल्ट्रा मेगा सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उसमें भी जो एकदम हाईएस्ट, जो एकदम सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड जो कल्चर है, उस कल्चर के व्यक्ति पर या लड़के पर आप कर रहे हैं। और दूसरा, आप एक कस्बा में रहने वाले एक गांव के बच्चे पर कर रहे हैं, उसी टूल को लेके जा रहे हैं, और आप उनके रिजल्ट को कह रहे हैं कि ये इतना इंटेलिजेंट है, वो इतना इंटेलिजेंट है। ये कहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से कैसे ये दोनों पैरेलल? तो अब ये जो स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिविटी है, इस पर सवाल उठ जाता है। और विशेष तौर से सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा उठता है, साइंस के कॉन्टेक्स्ट में भी उठता है, लेकिन अभी मैं उसमें जाऊंगा नहीं। अ, अ, ये स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिविटी से हम लोग बाद में डिफर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग एक लिमिट तक ऑब्जेक्टिविटी को रखते हैं, उसके बाद जो सब्जेक्टिविटी है उसके लिए भी हमें थोड़ा स्पेस छोड़ना होता है ना, उसके लिए भी थोड़ी जगह छोड़नी होती है। कुछ भाग उसका जो है सो ऑब्जेक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ये चीज डेवलप हुई है खासतौर से स्टैटिस्टिकल टूल के आने के बाद। अब जो नए स्टडीज होते हैं उसमें हम लोग बात करते हैं कि हमने जो मॉडल बनाया है, वो मॉडल जैसे मान लीजिए कि हमने ब्लेंडेड लर्निंग या ये कोई किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करने का कितना एक्सेप्टेबल होगा, उसका हमने एक मॉडल बनाया है। और उसको हम एक्चुअली चेक करना चाहते हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं, कि मॉडल हमारा कितना उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो जो मॉडल हमने बनाया है, हम कहते हैं कि इसने 40% एक्सप्लेन कर दिया, 50%, 60%, 60%, 70% तो बहुत ही सुपर क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन हो गया। हम 100% कभी नहीं कर सकते। हम जो भी मॉडल बना लें, 100% हम लोग एक्सप्लेन कभी नहीं कर सकते हैं। ये 50 से 60% के बीच ही अधिकांश मामले में रहता है, उससे ऊपर रेयरली जाता है। तो हम लोग एक बड़ा गैप छोड़ते हैं, 40% का गैप छोड़ते हैं, जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिवली उसको हम उसका ऑब्जेक्टिवली हम उसको डिसाइड ये नहीं कर सकते कि ये हम उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म है, जो कि पॉजिटिविज्म को में जो एक उसका उसकी एक सर्टेनिटी थी पहले, कि हम वो मानते थे कि हम सही को जान सकते हैं निश्चित रूप से, उससे ये अलग हटता है। उसी तरह से ये दूसरा दृष्टिकोण है, अ, जो कंस्ट्रक्टिविज्म हम लोगों ने अभी भी चर्चा भी की, कि अ, ये अब टेबुला रसा के ठीक उल्टा खड़ा है। उसको उलट के खड़ा कर दीजिए तो उस तरह का है कि जो भी ट्रुथ है वो बाहर से कुछ दे ही नहीं सकते आप उसको, स्टूडेंट को। वो उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, अपने अंदर बनाएगा। आपको लगेगा कि हमने दिया इसलिए इसे मिल गया, लेकिन वैसे गया नहीं, वो गया अंदर, और वो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट हुआ, है ना। जैसे आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते कि हमने एक जग से पानी निकाला, उसको गिलास में डाला, तो जो जग का पानी था अब गिलास में है। पानी दोनों जगह सेम है, पानी दोनों जगह सेम है, शेप अलग अलग है। तो ये टैबुला रसा का कॉन्सेप्ट था कि बच्चे का ग्लास छोटा है, बर्तन छोटा है, तो गुरु की पूरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी आएगी, लेकिन समझ दोनों की बराबर होगी। ये कंस्ट्रक्टिविज्म उसी को रिजेक्ट करता है। इन दोनों की समझ बराबर नहीं हो सकती। जो पानी है, इनका पानी और उनका पानी बराबर नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल था H2O और इसका जो मॉलिक्यूल है H2O, ये दोनों H2O नहीं रहेगा। ये मॉलिक्यूल ये इन्होंने जो अपना बनाया, ये अपने एक्सपीरियंस के से बनाया इन्होंने। अपना जो अपनी समझ थी उसको उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया, और जब वो एक्सप्रेस कर रहे थे उसको उस लड़के ने जिस तरह से इंटरप्रेट किया, वो इंटरप्रिटेशन उसके अपने एक्सपीरियंस पर आधारित होगा। तो वो इंटरप्रिटेशन वो उसको बनाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में ऐसा नहीं होगा कि हर आदमी अपना अपना एक अलग बना के कह रहा है कि हम लोग हमारा अलग है, आपका अलग है, सबका अलग अलग, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आप उसमें एक माइनर डिफरेंस देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। और अगर मान लीजिए बिल्कुल सिमिलर भी है, लेकिन प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये नहीं है कि आपने बताया इसलिए वो जान गया। प्रोसेस ये है कि आपने अपने बनाए हुई चीज़ों को एक्सप्रेस किया और उसको सुन करके उसने अपना बनाया। प्रोसेस ये है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये नई समझ इसमें आती है। उसी तरह से एक तीसरा दृष्टिकोण है क्रिटिकल थ्योरी। आज के डेट एक समय में, अभी से 10-15 साल पहले काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी। आज इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बेसिकली ये जुड़ा हुआ है सोशल जस्टिस से। जो एजुकेशन है वो पावर इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको समझना और इन इश्यूज को पर फोकस करना कि किस प्रकार से पावर काम करता है एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, किस प्रकार से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनइक्वालिटी को परपेचुएट कर देती है, बनाए रखती है, बढ़ावा दे देती है। सोशल जस्टिस किस हद तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे पाता है, किस हद तक ये उसका उसको डिफाई कर देता है। तो ये क्रिटिकल थ्योरी का एक दृष्टिकोण है। ये बहुत सारे दूसरे फील्ड में भी, सोशल साइंस के फील्ड में भी ये क्रिटिकल थ्योरी अप्लाइड है। उसी तरह से एजुकेशन में भी एक पैराडाइम की तरह आप ऑलरेडी इसके बारे में परिचित हैं, जो भी जेंडर से रिलेटेड हो सकता है या जो मार्जिनल कम्युनिटी है उससे रिलेटेड है। तो ये एक नए दृष्टिकोण से उन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। उसी तरह से दो और टर्म है। एक प्रैग्मेटिज्म है। आप लोग ड्यूई से परिचित हैं ऑलरेडी। यहाँ पर ये है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में क्या काम करेगा, कैसे उसको हम एक पर्टिकुलर दिशा में लेके जाएंगे, जो कि एक कॉमन कॉन्सेंसस की दिशा में जाना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म का जो बेसिक आधार है कि अ, जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि अ, अधिकांश लोगों की समस्या का समाधान हो सके और एक कंसेंसस की ओर हम लोग बढ़ सकें। मुख्य जो बेस है उसका वो यही है कि क्या चीज़ काम करेगी, क्या व्हाट वर्क्स, दैट इज द मेन थिंग। इसके बाद जो एक और पैराडाइम है वो इंटरप्रेटिविज्म उसको कहा जाता है, जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने एजुकेशन को क्या उसको क्या मीनिंग असाइन कर रहे हैं। जो चीज़ उनको सिखाया जा रहा है, हमारा लक्ष्य कुछ और हो सकता है, उनका लक्ष्य कुछ और हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि आप बहुत सारी आदर्श की बातें, वैल्यूज वगैरह ये सब चीज़ें आप सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग भी करना चाहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है उसका मेन कंसर्न क्या है कि क्या इस पढ़ाई से हमें भविष्य में एक बढ़िया पैसे वाला या बढ़िया सैलरी वाला जॉब मिल सकता है, या क्या मैं एक बढ़िया बिजनेसमैन बन सकता हूँ इस पढ़ाई से। तो उसका कंसर्न एक अलग जगह पर है। तो वो आपके एजुकेशन को बिल्कुल, एजुकेशन के पूरे प्रैक्टिस को बिल्कुल अलग तरह से समझता है, इंटरप्रेट करता है। तो आप उसको पढ़ा रहे हैं, वो आपसे पढ़ रहा है, लेकिन आप दोनों के जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में कर रहे हैं, लेकिन उस प्रैक्टिस का जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल अलग है। और उसके कारण से उनका जो एक्सपीरियंस है उसका भी इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। वो आप जिस चीज़ को बहुत ही
मीनिंगफुल मान सकते हैं या रिवीलिंग मान सकते हैं। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे देता। तो ये चीज़ है जो कि क्वालिटेटिव से रिलेटेड। तो ये चीज़ें थी जिसको कि हम लोग ने आज डिस्कस किया। और ये फाइनल बात यही है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ये या वो दोनों में से एक करना है। आप उनको किसी भी समस्या को समझने के लिए उनका कंबाइंड इस्तेमाल कर सकते हैं, मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका जो नेक्स्ट मेथड है उसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो यही बातें थी। यहाँ पर मैं रुक करके आप लोगों से कोई आपके सामने प्रश्न हो तो हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। इससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन सेट भी है, उसको मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोग। और ये फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ के और उस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा।